हाय टीचर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूँ रूप कुमार और इस क्लास में आनुवांशिकता एवं वातावरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है और जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में मेनली सीटेट में या कि किसी भी अदर टीचर एग्जामिनेशन में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो आता है उसको इन डेप्थ टू द पॉइंट और जितना अपने को जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे, ना तो अधिक ना तो कम। तो टू दी पॉइंट हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी आनुवांशिकता क्या है, वातावरण क्या है, इसको इन डेप्थ जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। और यदि ये क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो इसके 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप वो प्रीवियस क्लास देख ले ताकि आपको कॉन्सेप्ट में और भी मेच्योरिटी आ सके। बहरहाल, हम आनुवांशिकता और वातावरण के चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसकी यदि बात कर ले तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इट्स इम्पैक्ट, मतलब हेरिडिटी की अवधारणा क्या है, यानी बेसिकली हेरिडिटी क्या है और इसका प्रभाव क्या होता है मानव जीवन या कि बेसिकली बच्चे के जीवन में क्या प्रभाव होता है, क्योंकि वी आर प्रोफेशनली टीचर और हमें क्या करना है, पढ़ाने जाना है स्कूल में। तो हेरिडिटी का बच्चों के जीवन में क्या प्रभाव है ये समझेंगे। आफ्टर दैट हम समझेंगे मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण का अर्थ क्या है। देखिए, पर्यावरण को नेचर से रिलेटेड करके या कि थोड़ी से इसके ब्रॉड विजन में डिफरेंट और इसके बृहद तरीके को अध्ययन करेंगे एंड इट्स इम्पैक्ट, और पर्यावरण का क्या प्रभाव होगा इसको समझेंगे। आफ्टर दैट क्या हम समझेंगे, एकेडमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी शिक्षा की दृष्टि से, टीचिंग की दृष्टि से या कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या महत्व है। ये चैप्टर सीटेट या कोई भी बोर्ड जो कि टीचर के लिए एग्जाम डिसाइड करता है, एग्जाम करवाता है, तो ये चैप्टर क्यों डाला है, इसका क्या महत्व है, यानी प्रैक्टिकल एजुकेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, ये समझेंगे इस फैक्टर में। आफ्टर दैट हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी इसका महत्व क्या है, हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता और वातावरण का क्या महत्व है ये समझेंगे। तो बेसिकली 4 पॉइंट है, इनको इन डेप्थ समझ लेंगे तो ये ओवरऑल जो क्लास है कवर अप हो जाएगी और हमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी ताकि हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रख सकें। देखिए, यदि बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, अब बेसिकली यहाँ पे एक काम करते हैं, एक वर्ड है ये जो हेरिडिटी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म ही रखता हूँ। हेरिडिटी मतलब क्या है, हेरिडिटी का बेसिक मतलब क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं, देखिए, अनुवांशिकता, है ना। अनुवांशिकता का क्या मतलब है, पेरेंट्स एंड जो पेरेंट्स से जनरेशन टू जनरेशन कुछ फिजिकल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी जनरेशन टू जनरेशन, माता पिता से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में, जो जनरेशन टू जनरेशन, देखिए बेसिक मतलब बता रहे हैं इसको। क्या है कि हम बायोलॉजी की क्लास तो कर नहीं रहे, हमें एज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशनल साइकोलॉजी में इतना ही इंपॉर्टेंट है कि बेसिक मतलब समझ ले कि जनरेशन टू जनरेशन, जैसे मैं हुआ या कि कोई बच्चा हुआ, उसमें माता पिता के कुछ ना कुछ गुण आएंगे, जरूर आएंगे। आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं, यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि माता पिता के बहुत सारे गुण बच्चों में आते हैं। और कौन कौन से गुण आते हैं, क्या क्या होता है, वो तो अभी पढ़ेंगे ही। तो जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में ट्रांसफॉर्म होती है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के तहत, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी। अब हेरिडिटी का क्या इम्पैक्ट होगा, जो कि हमारे हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू और एजुकेशनल साइकोलॉजी, बेसिकली पेडागोजी में ये इंपॉर्टेंट है। तो इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी, इस अनुवांशिकता का प्रभाव क्या होगा, तो किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलता है। यदि ये बात करें तो हाइट, ये मेनली ये प्रभावित होती है, यानी यदि मदर और फादर की हाइट अच्छी है तो अधिकांश देखा गया है कि बच्चे की भी हाइट उनके सिमिलर है, उनके आसपास होगी, ऐसा होगा। मतलब जैसे मान लीजिए 6 फीट है, 6 फीट यदि पिता की हाइट है या कि मम्मी पापा 6 फीट के आसपास है, तो बच्चे हो सकता है कि 6.345 चले जाए या 5.11 इंच हो जाए, 5.11 इंच हो जाए, 9 इंच हो जाए, 10 इंच हो जाए, तो इसके आसपास होती है, यानी एग्जैक्ट नहीं होता। और हेरिडिटी का देखिए एक नियम ये भी है, हेरिडिटी का एक नियम ये भी है कि ये एक समान, यानी माता पिता की हाइट ज्यादा है तो बच्चों की हाइट उसी प्रकार की हो गई। पर इसमें
एक सकारात्मक और नकारात्मक नियम भी होते हैं कि बच्चे छोटे भी हो सकते हैं और छोटे माता पिता के बहुत बड़े भी बच्चे हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के आनुवंशिकता के नियम भी चलते हैं। बेसिकली अभी हमें समझना है हेरिडिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार की होती है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और ये भी चीजें देखें, 3 नियम है, 3 नियम, 3 कॉन्सेप्ट बोलते हैं हेरिडिटी में। एक तो सामान्य, यानी माता पिता की हाइट ज्यादा तो बच्चों की भी हाइट ज्यादा, ठीक है। माता पिता की हाइट बहुत ज्यादा पर बच्चों की हाइट कम हो जाए, या कि माता पिता की हाइट कम रह जाए और बच्चों की हाइट ज्यादा हो जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या कि शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की है, तो 3 प्रकार की अवधारणा दी है। बहरहाल पर ये हाइट का जो फैक्टर है उससे प्रभावित होता है। हाइट और वेट में यानी फिजिकल स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं माता पिता से मिलता जुलता है, ये भी डीपली इन्फ्लुएंस्ड होता है ड्यू टू हेरिडिटीज फैक्टर्स हैं। फिर इसके बाद फिजिकल स्ट्रक्चर की बात तो कर ही ली। हाँ, कई बारी बीमारियां जैसे इलनेस है, कई बारी जनरेशन टू जनरेशन जो बीमारियां हैं, इलनेस है, जो ट्रांसमिट होती हैं, तो ऐसी बीमारियां भी जनरेशन टू जनरेशन, तो जरूरी नहीं कि अच्छी ही बातें अच्छे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से ट्रांसमिट हो गए। जनरेशन टू जनरेशन ड्यू टू हेरिडिटी कुछ इलनेस या कि कुछ दोष भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है हेरिडिटी के रिगार्डिंग। और क्या क्या देखिए, एक चीज में कभी कभी एक चीज में मैं मानता नहीं था, पर मुझे ये जान के मतलब एक थोड़ी सा वंडर हुआ कि इंटेलिजेंस भी, यानी बुद्धि भी हेरिडिटी से डीपली इन्फ्लुएंस होती है। और मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आएगा कि हेरिडिटी से प्रभावित होने वाले फैक्टर्स, तो हम शायद इंटेलिजेंस वाले फैक्टर में कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंटेलिजेंस तो डीपली इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है डीपली, पर उतना ज्यादा नहीं होती। इसको भी कहीं ना कहीं हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता से ज्यादा प्रभावित होती है। अब इसमें एक गार्डनर साहब है, इसमें जो गार्डनर एक एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक विद्वान हुए हैं, तो वो कुछ कहीं ना कहीं ऐसे कॉन्सेप्ट देते हैं कि जैसे माता पिता लाइक पेरेंट्स लाइक चिल्ड्रन से क्या सिमिलर कॉन्सेप्ट दिया कि यदि माता पिता बहुत होशियार होंगे तो बच्चे होशियार ही होंगे। गार्डनर जैसे विद्वानों ने ऐसी बात कही है, यानी हेरिडिटी के सपोर्ट में कुछ बातें कही है। थॉर्नडाइक जैसे विद्वान क्या बोलते हैं कि व्यक्ति के मूल मूल शक्तियों का मुख्य स्रोत हेरिडिटी है, अनुवांशिकता है। तो हेरिडिटी के पक्ष में ऐसे कुछ बातें बोली गई है। और कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं नैतिकता और मोरालिटी जैसे कॉन्सेप्ट में भी रिसर्च की है, और कई बार पाया है कि यहाँ भी कुछ न कुछ दृष्टि से अनुवांशिकता का ठीक ठाक प्रभाव रहा है। तो ये था बेसिक इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी इन ह्यूमन बीइंग और बेसिकली इन चाइल्ड। तो ये हम ये इतना सा कॉन्सेप्ट इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी का इम्पैक्ट क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यदि व्यक्ति में किसी इंडिविजुअल में इसका प्रभाव पड़ता है तो डेफिनेटली चाइल्ड वे क्योंकि हम चाइल्ड पर्सपेक्टिव से ही पढ़ रहे हैं, हम स्टूडेंट के दृष्टिकोण से ही पढ़ रहे हैं कि हर एक बच्चा जो हमारी क्लास में आने वाला है उसके जीवन में हेरिडिटी भी इम्पोर्टेंट, यानी उसके माता पिता के गुण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके हाइट वेट फिजिकल स्ट्रक्चर, कुछ बीमारियां, उसका इंटेलिजेंस, और कहीं 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 तो उसके मोरल वैल्यूज, ये सब हेरिडिटी से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद यदि देखें तो इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट क्या है, यदि इसको बढ़िया से आसान करना चाहें तो देखें इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण। इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण, बिल्कुल वातावरण या पर्यावरण। देखो साइकोलॉजी में पर्यावरण ज्यादा नहीं कहा जाता, वातावरण ज्यादा कहा जाता है। वातावरण क्यों कहा जाता है? देखिए, एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो जितनी भी चीजें उसको माँ के गर्भ से आने के बाद जितनी भी चीजें उसको बाह्य बाह्य इन्वायरमेंट में मिलती हैं, माता के गर्भ से निकलने के बाद जितनी भी चीजें उसको मिलती हैं वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। वो चाहे तो नेचर हो या कि सामाजिक पर्यावरण, उसके मदर और फादर दिखे, उसको एक परिवार दिखा, एक घर दिखा, एक फैमिली दिखी, आस पड़ोस दिखा है, स्कूल कॉलेज दिखा, नगर दिखे, शहर दिखे, विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण से रिलेटेड, जो नेचर से रिलेटेड जितना भी चीजें
बाहर आने के बाद उसको संस्कृति, कल्चर, जितनी भी चीजें दिखी, ये सब इन्वायरमेंट यानी वातावरण का है। ये आनुवांशिकता का हिस्सा नहीं, जितनी भी बाह्य चीजें होंगी ये वातावरण का हिस्सा होंगी। और क्या ये प्रभावित नहीं करेंगे? डेफिनेटली प्रभावित करेंगे। उसका वातावरण बेहतरीन है कि नहीं, परिवार का स्ट्रक्चर कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन क्या है परिवार की, ये प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी। अब बच्चा बच्चा ग्रामीण वातावरण का है या कि शहरी वातावरण का है कि मेट्रो सिटी का बच्चा है, ये इसका प्रभाव उसके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसके लेवल ऑफ एजुकेशन में, इन सब में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये सब हमें ऑलरेडी एज एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्टूडेंट और एज एस्पिरेंट ऑफ टीचर ये सब चीज़ों को जानना चाहिए। तो मैं अभी तो बहरहाल ये बता रहा था कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट माँ के गर्भ से निकलने के बाद जितनी भी चीज़ें बच्चे को बाह्य रूप में, या कि हम खुद यदि इमेजिन खुद को कर ले कि जब जैसे ही हम पैदा हुए तो जितनी भी चीज़ें हमें आसपास दिखी, सभी वातावरण। अनुवांशिकता क्या है? माता पिता के जो गुण हमारे अंदर ऑलरेडी हेरिडिटी में जीन्स के द्वारा ट्रांसमिट हो गए, वो तो हमारे आंतरिक गुण है ही, पर उसके बाद जब बाह्य रूप से हम कितना प्रभावित हुए, कितनी चीजें सीखे, कितनी अच्छी है कितनी बुरी चीजें सीखे, ये सब इन्वायरमेंट का हिस्सा रहा होगा। और इन्वायरमेंट में यदि हम और बात करें तो मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का मानसिक विकास वातावरण से प्रभावित होता है। कई सारे रिसर्चेस और कई सारे शिक्षा मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि हेरिडिटी के अलावा, जो हेरिडिटी से यदि इंटेलिजेंस प्रभावित होता है, तो मेंटल मेंटल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। कैसे? ये इस बात को यदि देखना चाहे तो कैसे देखिए, मेंटल डेवलपमेंट जैसे फैमिली कैसी हुई, फैमिली ने क्या वैल्यूज सिखाए, किस प्रकार की नॉलेज दी, और फैमिली का स्टेटस क्या था, माता पिता कितने एजुकेटेड थे, उनका प्रोफेशन क्या था, इसके अकॉर्डिंग बच्चे की मेंटेलिटी डेफिनेटली डेवलप होगी। फैमिली की बात जाएं तो उसका आस पड़ोस जो नेबर्स है, उसमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशन, वो नेबर्स किस प्रकार का था, वो विलेज का था, रूरल का था, सेमी अर्बन का था, अर्बन का था, मेट्रो सिटी का था, किस प्रकार का जो किस प्रकार का नेबर था, उसके अकॉर्डिंग बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा, बहुत सारी अच्छी या बुरी बातें सीखेगी, उसकी मेंटेलिटी डीपली इन्फ्लुएंस्ड होगी। फिर उसका स्कूल कैसा था, उसका कॉलेज कैसा था, उसको ट्रेनिंग किस प्रकार की मिली, प्रोफेशनली उसने किस प्रकार की ट्रेनिंग मिली भी कि नहीं मिली, ऐसे ऐसे मौके उसके जीवन में आए, ऐसे एक्सपीरियंस उसके जीवन में हुए कि उसको इस प्रकार की फैसिलिटी मिल पाई कि ना मिल पाई। अब हम बोलते हैं कि गांव के अधिकांश बच्चे, एक मतलब स्टीरियोटाइप है, हो सकता है बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, पर हम बोलते हैं कि गांव के बच्चे आसानी से इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको इस प्रकार का इन्वायरमेंट देखे, ऐसा वातावरण, यानी उसको आप जैसे वेल क्वालिफाइड टीचर शायद नहीं मिले हैं, और उनको माहौल नहीं मिला, आसपास के बच्चे इंग्लिश बोलने वाले, तो कहीं ना कहीं वो स्पीकिंग इन इंग्लिश में वो थोड़ी सा पीछे रह गए। तो ये इसका वातावरण का प्रभाव। उनको भी आप मेट्रो सिटी में रख दें और इंग्लिश मीडियम स्कूल में रख दें, और जहाँ पे 10 में से 8 बच्चे 9 बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, तो नौवा नौवा या 10वां बच्चा कितने दिन रह जाएगा? उसको विद इन 6 मंथ 10 मंथ ये तो आसानी से सीख जाएगा। ऐसे टूरिस्ट प्लेस, इसका यदि एक एग्जाम्पल लें, ऐसे टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर आते हैं, तो वहाँ पे देखें तो एक नॉर्मल टैक्सी ऑटो ड्राइव करने वाले भैया, उनको भी आसानी से इंग्लिश आती है, वो अपने काम की इंग्लिश आराम से बोल लेते हैं। तो ये क्या है? ये वातावरण का प्रभाव है। तो ये वातावरण का मेंटल मेंटल डेवलपमेंट हुआ। फिर फिजिकल डेवलपमेंट कैसे, फिजिकल यानी शारीरिक विकास कैसे इन्फ्लुएंस होता है? वातावरण किस प्रकार का, इसमें यदि वातावरण देखें तो पोल्यूशन का लेवल क्या है, पॉल्यूशन का लेवल क्या है, फिर उसको यानी उसमें प्रदूषण अधिक है कम है, एक बिल्कुल स्वस्थ इन्वायरमेंट है, बिल्कुल हेल्दी हेल्दी इन्वायरमेंट है। तो यदि हेल्दी इन्वायरमेंट हो, पोल्यूशन जीरो होगा, तो वहाँ के व्यक्तियों के हेल्थ में पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा ही। दूसरी तरफ यदि बहुत सारी इंडस्ट्री हैं और बहुत सारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वहाँ पे है, तो उनके हेल्थ में और बहुत सारे
पॉल्यूशन से रिलेटेड इलनेस, बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। इंटेलिजेंस यानी लॉजिक यानी तर्क करने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग की डिसीजन लॉजिक यानी तर्क करने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, कुछ नया क्रिएटिव, कुछ नया सोचने की क्षमता, ये इंटेलिजेंस भी इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है। यानी किस प्रकार के एजुकेशन उनको मिली, किस लेवल के टीचर्स मिले, आज जैसे बेहतरीन टीचर्स मिले या कि सामान्य टीचर्स मिले जो कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बच्चों को इनकरेज नहीं करते थे। हो सकता है कि ऐसे जैसे आप जैसे टीचर मिले जिनको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रखी है, वो बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में जानते हैं, उनकी हेरिडिटी समझते हैं, उनका इन्वायरमेंट समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान, अपने शिक्षा की पद्धतियाँ, टीचिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, शिक्षा की रणनीति बनाते हैं और क्लास में मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों से हार्ट से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो उनका इंटेलिजेंस का लेवल भी प्रभावित होगा, क्योंकि टीचर और स्कूल इन्वायरमेंट का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इंटेलिजेंस को प्रभावित करेगा ही। फिर हेल्थ, हेल्थ को फिजिकल में ऑलरेडी कवर किया गया है कि यदि इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट ही क्यों, यदि परिवार ले ले, जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो आप ये मत भूलना कि माता पिता भी, घर परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये सब पर्यावरण का ही हिस्सा होगा, है ना, ये सब पर्यावरण का ही हिस्सा होगा। और हेल्थ जैसा फैक्टर्स, यदि परिवार में पर्याप्त जो न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं, पोषण तत्व होते हैं, वो मिल पा रहे हैं, तो बच्चे का या कि इंडिविजुअल का जो हेल्थ है बेहतर होगा। और इसका इसका यदि विपरीत स्थितियां होंगी, यदि वहाँ पे वो सब न्यूट्रिशन वैल्यू शायद ना मिल पाए, तो उसके हेल्थ में निगेटिव असर पड़ेगा ही। पर्सनालिटी मतलब उसका लंबा और चौड़ा नहीं है, उसका रवैया, उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड, उसको दुनिया को देखने का तरीका, दूसरों से कन्वर्सेशन करने का तरीका, वो दूसरों से कैसे मिल पाता है, दूसरों के साथ एडजस्ट करता है कि नहीं, दूसरों दूसरों के साथ कन्वर्सेशन कर लेता है कि नहीं, वो सोशियली कितना मैच्योर है, इन सब चीज़ों से मिलके पर्सनालिटी बनती है, इन सब चीज़ों से पर्सनालिटी मिलती है। तो डेफिनेटली पर्सनालिटी भी अपनी सोसाइटी, अपने परिवार से वो मतलब किन के साथ कनेक्ट कर पाता है, किस प्रकार के टीचर्स और किस प्रकार की फैमिली है, फैमिली में उसके क्या वैल्यू है, लोगों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना उठाया जाता है, लोगों की हेल्प करनी, उनके साथ सिंपैथी रखनी सिखाई जाती है, या कि इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जाता। तो चाहे परिवार हो, चाहे सेम बात स्कूल में हो या कि आस पड़ोस में हो, उसके उसके पीयर ग्रुप्स हो, उसके फ्रेंड सर्कल हो, ये किस प्रकार की है, उससे कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी का, किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे का पर्सनैलिटी का विकास होता है। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव का मतलब मानसिक या बौद्धिक विकास, यानी वही तर्क करने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग की क्षमता, लॉजिक करने की क्षमता, नया सोचने की क्षमता, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। और ये कहीं ना कहीं वातावरण से प्रभावित होगा, क्योंकि इसमें इसमें हेरिडिटी के बाद परिवार का, समाज का, स्कूल का, सबका महत्वपूर्ण योगदान है। स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज कैसे होती है, स्पोर्ट की फैसिलिटी कैसे, जैसे लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग की बहुत सारी क्षमताएं हमें स्पोर्ट से मतलब नैसर्गिक रूप से हम सीख जाते हैं, वो कभी सिखानी नहीं पड़ती। इस स्पोर्ट में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बच्चा खुद सीखता है, वो किसी को बतानी नहीं पड़ती। तो ये फैसिलिटी मिल पाई है किसी बच्चे को कि नहीं मिल पाई, टीचर ने उसको इनकरेज किया है कि नहीं कर पाया, ये सब चीजें उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जो कि इन्वायरमेंट का हिस्सा बाह्य रूप से हम सीख सकते हैं, वो सब मिल पाया कि नहीं मिल पाया। फिर इमोशन का डेवलपमेंट, अब देखें इमोशन कैसे, इमोशन का देखें, इमोशन में क्या है कि बहुत ज्यादा प्रभाव परिवार में हो, इमोशन को बैलेंस करने की जो टीचिंग्स है बेसिकली हमारे फैमिली में दी जाती है। कई बारी बोला जाता है कि लड़की हो क्या, रो क्यों रहे हो, तो यानी लड़की रो सकती है और लड़की कमजोर है, और लड़का नहीं रो सकता, लड़का मजबूत है। यदि ऐसा मेंटल सेटअप है फैमिली का, तो क्या करेगा बच्चा, एक एक समय के बाद बहुत ज्यादा परेशान होगा पर रो नहीं सकेगा, वो अपने इमोशन को प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, जो कि क्या होगा, आने वाले समय में उसको कई प्रकार की हो सकता है मानसिक बीमारियां हो सके। क्यों?
क्योंकि उसने अपना क्या है, इमोशन को कई बारी दबा के रखा। वो कुछ रोना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, पर लोग बोलेंगे कि क्यों तुम इतने कमजोर हो गए, तुम ऐसे बच्चों जैसे रोने लग गए। तो नहीं, हमारी फैमिली में जो इमोशंस की टीचिंग है कि हमें इमोशन कब प्रदर्शित करने हैं, कब उनको रिप्रेजेंट करना है, कब उनको कंट्रोल करना है, तो कहीं ना कहीं टीचर भी और कहीं ना कहीं फैमिली भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो इमोशन इमोशन को लेके हमें बहुत ज़्यादा सजग होना है कि बच्चा या बच्ची में फ़र्क नहीं करना है। यदि बच्चे को रोने का मन कर रहा है तो रो लेने दो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, बच्चा वही भाषा सीखता है। मदर टंग क्यों बोला जाता है? जो उसके माँ की, उसके परिवार की भाषा होती है, वही बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है लिसनिंग के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट, मदर टंग तो बच्चा वही सीखेगा ना। मदर टंग यानी बच्चा वही लैंग्वेज सीखेगा जो उसके पेरेंट्स बोल रहे होंगे, जो उसके आसपास बोली जा रही होगी। सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज तो वो अपने पर्सनल एफर्ट करके सीखता है। पर लैंग्वेज का डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर से जुड़ा हुआ होता है। फिर सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, तो आसानी से समझ आने वाला आने वाली बात है कि समाज यानी उसके आस पड़ोस से, पहले तो परिवार से, फिर आस पड़ोस से, फिर थोड़ी और दूर से स्कूल से, कॉलेज से। इससे समाज का विकास अपना खुद करता है, अपने मित्र बनाता है, रिलेटिव्स के पास जाता है, उनके साथ कन्वर्सेशन करता है, जिससे धीरे धीरे किसी भी बच्चे का सामाजिक विकास का दायरा बढ़ता जाता है। एडजस्टमेंट एबिलिटी, ये एक बहुत बेहतरीन योग्यता होती है कि समायोजन की योग्यता। एक बच्चा है, वो दूसरे के साथ स्पोर्ट में कोऑपरेट कर पाता है कि नहीं कर पाता। देखिए, ये सोशल फैक्टर होगा। उसको किस प्रकार से टीचर्स ने बताया है कि दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है, दूसरों की प्रॉब्लम में उनकी हेल्प करनी है कि नहीं करनी है। तो एडजस्टमेंट, दूसरों के साथ बच्चा रह पाता है कि नहीं रह पाता, दूसरों की इमोशंस को समझ पाता है कि नहीं, दूसरों के फीलिंग्स को समझ पाता है कि नहीं। एडजस्टमेंट की भी एबिलिटी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से इम्पैक्टेड होती है। अब यदि नेक्स्ट बात करें तो एकेडमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की जो एकेडमिक यानी एक टीचर के लिए, और जो जो भी संस्था टीचर का एग्जाम रख रही है, उसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को क्यों रखा, ये समझने के लिए देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट इज कंपोजिशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब इसमें कई बारी नेचर एंड नर्चर का कॉन्सेप्ट आता है। बहुत सारे शिक्षा मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात में डिबेट करते हैं कि नहीं, हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। बच्चा बाहर से ही सभी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अपने इन्वायरमेंट से ही बहुत सारी चीज़ें सीखता है। बच्चे को माता पिता, उसका परिवार, उसके आस पड़ोस, फिर स्कूल, फिर ट्रेनिंग। तो इस प्रकार की बातें आती हैं कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा सीखता है। हेरिडिटी का उसका कुछ प्रभाव नहीं होता, हेरिडिटी कोई खास महत्व की नहीं होती। पर जो हेरिडिटी को सपोर्ट करने वाले जो स्कॉलर्स हैं, जो हेरिडिटी को सपोर्ट करने वाले स्कॉलर्स हैं, या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक है, वो क्या बोलते हैं कि उन बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो जिनका आईक्यू लेवल बिल्कुल 150 160 है, वो गॉड गिफ्टेड है, उनमें तो आप मानेंगे ना कि हेरिडिटी और हेरिडिटी का कुछ प्रभाव हुआ है। माता पिता के ही बहुत सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में क्यों देखे जाते हैं, वो भी तो इन्वायरमेंट उनका हेरिडिटी का ही प्रभाव हुआ है। तो ये एक डिबेट चलती है कि हेरिडिटी आगे या इन्वायरमेंट आगे, हेरिडिटी आगे या इन्वायरमेंट आगे। पर देखिए, सच क्या है, हेरिडिटी का भी अपना महत्व है, इन्वायरमेंट का। जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है ना, उससे एक भी चीज निकाल लोगे, ये समझ लो कि ये बच्चे के दो पैर हैं, एक भी पैर काट दोगे तो फिर वो सामान्य तो नहीं रह पाएगा ना। तो इसी प्रकार चाइल्ड के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट समझ लो व्यक्ति के पैर जैसे हैं दोनों, उसमें दोनों का प्रभाव होता है। और एक एक भी प्रभाव दूसरे प्रभाव के बिना मतलब पूरा नहीं हो सकता। कंप्लीट डेवलपमेंट चाइल्ड का नहीं हो सकता, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है, ये एज ए टीचर हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे की हेरिडिटी भी यानी उसका फिजिकल स्ट्रक्चर उसके माता पिता के अनुसार है तो है। अब इसमें हमें ना तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, ना उसको बच्चे को ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि अरे तुम बड़े हो गए, और ना किसी को डीमोटिवेट करने की ज़रूरत है कि भाई तुम छोटे ही कैसे रह गए। अब उसके माता पिता की हेरिडिटी की आनुवंशिकता की वो विशेषताएं हैं तो हैं, उसमें हम क्या बोल सकते हैं।
और इन्वायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, किस सोशल बैकग्राउंड से आता है, किस रिलीजन से आता है, किस किस कास्ट से आता है, किस किस सोशल बैकग्राउंड से आता है बेसिकली। तो उस जिससे है उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। तो एज अ टीचर हमें इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू के हिसाब से हमें बस टीचिंग करनी है, बच्चों को समझना है, उनको उनकी साइकोलॉजी, उनकी साइकोलॉजी समझना है। अभी आज हम जो पढ़ रहे हैं कि हेरिडिटी में क्या क्या फैक्टर आते हैं, इन्वायरमेंट कितना डीपली बच्चों को प्रभावित करता है। तो जो हमारे महत्वपूर्ण का है, जो हमारे महत्व का है, जो बच्चों को इम्पैक्ट करता है, वो हमें सब सीखना है। बस यही चीजें हैं हेरिडिटी में। तो ये बोलता है कि ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बच्चे के चाइल्ड के डेवलपमेंट में इक्वली प्रमोट करते, इक्वली प्रभावित करते हैं। इनको किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता। दोनों बच्चे के दोनों बच्चे के विकास में बिल्कुल बिल्कुल साथ देते हैं, सहयोग देते हैं और उसका कंप्लीट चाइल्ड का डेवलपमेंट करते हैं। बोथ इज इक्वली इंपॉर्टेंट ऑफ हेरिडिटी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखिए एजुकेशन में एक चीज बोली जाती है, एजुकेशन के जब ऑब्जेक्टिव की कभी हम चर्चा करेंगे तो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट, मैं सब चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी एक बात आपने हिंदी में सुनी होगी, सार्वभौमिक विकास। सार्वभौमिक विकास मतलब उसका इंटेलेक्चुअल विकास हो, यानी वो पढ़ने लिखने में अच्छा हो। उसका सामाजिक विकास हो, यानी वो समाज के नियम सीखे, संस्कृति सीखे, संस्कार सीखे हैं। वो यदि रिलीजियस है तो उसका भी स्वस्थ विकास हो, सुनी सुनाई और पढ़ी पढ़ाई बातों में ना विश्वास करे, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी में आए और सही नॉलेज ले पाए हैं। और विकास के जितने वो इमोशनल डेवलपमेंट बढ़िया से कर पाए, अपना संस्कृति डेवलपमेंट बढ़िया से, इमोशन को बेहतरीन बैलेंस जहाँ प्रदर्शित करना है कर पाए, जहाँ पे रोकना है रोक पाए हैं। तो इन सब चीजों को जो डेवलपमेंट का डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसमें एक बैलेंस डेवलपमेंट हो सके, वही एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, वही ऑल राउंड डेवलपमेंट है। तो कहीं ना कहीं कि बच्चे के ऑल राउंड जो एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसके कल्चर का विकास हो, उसके इंटेलिजेंस का विकास हो, उसके इमोशन का विकास हो, उसका बेहतरीन फिजिकल डेवलपमेंट हो, वो उसका मोटिवेशन का लेवल बेहतरीन हो, वो समाज और संस्कृति के प्रति सकारात्मक रवैया रख सके और चीज़ों को बेहतरीन एक बेहतरीन नज़रिए से देख सके। इन सब चीज़ों का एक बेहतरीन बैलेंस बन सके, ये शिक्षा का ऑब्जेक्टिव है। और ये हम तभी रीच कर पाएंगे जब जब हम क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकेंगे। अब नेक्स्ट बात करें तो क्या है कि एकेडमिक इंपॉर्टेंस, शिक्षा की दृष्टि से इसका क्या महत्व। अब देखें शिक्षा की दृष्टि से यदि हम क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, यदि ये समझने के फिजिकल डिफरेंसेस, हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होकर फिजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो जिससे क्या होगा, कोई बच्चा फिजिकल डिफरेंसेस में तो कोई बच्चा ज़्यादा बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मीडियम होगा, कोई और छोटा हो सकता है, कोई और बड़ा हो सकता है। तो इन सब के अकॉर्डिंग यदि स्पोर्ट में, अब हो सकता है कि किसी बड़े बच्चे का स्पोर्ट में जो जिसकी हाइट अच्छी है तो उसका कोई फिजिकल एक्टिविटी वाले स्पोर्ट में, और हो सकता है बच्चे जिसकी कम हाइट है, हो सकता है उसका चेस में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या कि इंडोर गेमिंग में उसका ज़्यादा। इंडोर गेमिंग यदि मैं बता दूं कि ऐसे गेम जो रूम के अंदर खेले जा सकते हैं, जैसे चेस हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, बहुत सारे स्पोर्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडोर गेमिंग आप लिस्ट भी सर्च कर सकते हैं ना। तो ऐसे में इंटरेस्ट हो, तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें दिखाई देती है। हमें इसके हिसाब से बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट या कि डिफरेंट डिफरेंट रोल दे सकते हैं हम, ड्रामा या कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में जब हम इनको इन्वॉल्व करवाएंगे तो उनके अकॉर्डिंग कैरेक्टर सेट कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को जान सकते हैं। तो ये क्या है कि हेरिडिटी की जो विशेषताएं हैं, इनको हमें सही यूज करना है। किसी को हमें डिमोरलाइज ना करके उनका सही यूज करना है, उनकी साइकोलॉजी की बेहतर अंडरस्टैंडिंग करके उसके हिसाब से अपनी टीचिंग करना है। तो ये हेरिडिटी का फर्स्ट फैक्टर था। उसके बाद यदि करें गॉड गिफ्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि बिल्कुल गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको एक ही बार में पूरी मैथ आ जाती है, इंग्लिश की ग्रामर के सभी रूल एक बार में, नो मैटर वो रूलर बैकग्राउंड का हो, पर वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होता है। तो हो सकता है कि यदि वो रूलर बैकग्राउंड से ऐसा बच्चा हो
तो हम उसको क्लास 5th में ये बोल सकते हैं कि आप भैया नवोदय का टेस्ट दे लीजिए। 8th में भी वो नवोदय को उसको टेस्ट दिलवा सकते हैं। और भी ऐसे उसकी इंटेलिजेंस यदि है तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ये या कि अपने पर्सनल एफर्ट से उसको वैज्ञानिक रुचि बढ़ा सकते हैं। हो सकता है उसको बहुत सारी मैगजीन्स, पत्रिका, न्यूज़पेपर्स और सिलेबस के एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो कि स्टोरीज हैं, ऐसी सब चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि उसकी जो मेंटल एबिलिटी है ना वो इतनी ज़्यादा हाई है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल आसानी से समझ पा रहा है। तो जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है उनके लिए हमें स्पेशली क्या कर सकते हैं, ये हम खुद व्यक्तिगत रूप से थोड़ी सी सोचें जब हम पढ़ाने जा रहे हैं। और उनके गॉड गिफ्टेड एबिलिटी को ज़्यादा इंकरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमें खुद पता होना चाहिए। अनसोशियल एक्टिविटीज़ क्या होता है कि हेरिडिटी से अच्छा ही अच्छा नहीं होता। कुछ बच्चे क्या है कि हेरिडिटी से कुछ अनसोशियल एक्टिविटी करते हैं, यानी वो नकारात्मक रूप से, यानी स्कूल में आएंगे तो पंखा तोड़ देंगे, या कि बच्चों के साथ मार पिटाई करेंगे, या कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो सोशल सामाजिक नहीं होगी, अनसोशियल जो एलिमेंट टाइप के होगी। हो सकता है कहीं ना कहीं उसका हेरिडिटी से डीप कनेक्शन हो। तो अनसोशियल एक्टिविटी करते हैं तो उनको उनको बेहतरीन ढंग से समझाना है। हो सकता है उनका कुछ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से वो ऐसा कर रहे हो सकता है उनको कोई निगेटिव, डीपली निगेटिव एक्सपीरियंस ऐसा हो गया हो कि वो अपना रवैया, अपना जो सोचने का तरीका वो नकारात्मक रख लिया हो। तो उसको हमें समझना है। और यदि चीज़ें बहुत ज़्यादा हद से बाहर होती हैं तो अपने नज़दीक के बाल सुधार गृह तक लेके जाना है और उसको एक बेहतरीन बेहतरीन इलाज करवाना है, ताकि वो भी एक मुख्य धारा में एक सामाजिक व्यक्ति बन सके। हेरिडिटी हेरिडिटी से कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई बारी आपने देखा कि बहुत सारी फिजिकल इलनेस या कि फिजिकल प्रॉब्लम, या कि जन्म से कुछ चीज़ें फिजिकल फिजिकल यदि ये देखें तो फिजिकल एबिलिटी नहीं होती, वो बच्चा कई बारी सामान्य नहीं होता। तो उसकी उसकी कमजोरी में हमें हंसना नहीं है एज ए टीचर, और बच्चों को इस बात के लिए इनकरेज नहीं करना कि मतलब वो उनका मजाक उड़ाएं। हम उनको साथ सिंपैथी, सहानुभूति रखेंगे और बेहतरीन ढंग से क्लासेस को चलाएंगे। उसको कभी ये नहीं फील होने देंगे ऐसे बच्चे को कि वो उसके उसके साथ ये कैपेबिलिटी नहीं, वो इस प्रकार से डिसेबल है। तो इन सब चीज़ों को, उसके इमोशंस को समझना, उसके साथ कनेक्ट होना, ना कि उसका मजाक खुद उड़ाना और दूसरों के साथ उड़ाने देना, दूसरे बच्चों को उड़ाने देना। ऐसी सब चीज़ों को रोकना है और ऐसे व्यवस्था करना। लॉ लॉ ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का लॉ मैंने बता ही दिया, पहले ही बता दिया कि हेरिडिटी देखिए 3 हिसाब से, यहाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। ते 3 प्रकार के तरीके होते हैं। यदि बच्चे की हाइट से ले लें या कि बच्चे की बुद्धि से लेंगे, हो सकता है एक बुद्धिमान माता-पिता का बच्चा भी बुद्धिमान हो, ठीक है? माता-पिता बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है पर बच्चा बिल्कुल बुद्धिमान नहीं निकला, और हो सकता है कि माता-पिता थोड़ी-सा कम बुद्धिमान है पर बच्चा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान निकल गया। तो ये सब चीज़ें हेरिडिटी के 3 नियम हैं, ये सब हो सकते हैं। ये मनोवैज्ञानिकों ने अपने डीप रिसर्च से ये सब ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा। अब यदि इन्वायरमेंट की बात करें तो स्टूडेंट डीपली अफेक्टेड बाय इट्स नेबर्स। देखिए जब हम क्लासरूम में टीचिंग करते हैं तो उसमें कई बारी एग्जाम्पल हम देते हैं। अब हमें ये बात का आइडिया होना चाहिए कि बच्चे का नेबर कैसे है, बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चे के आसपास की चीज़ें कैसी है। अब हम टीचिंग में ऐसे एग्जाम्पल को ऐड करेंगे जो उसके आसपास है तो वो कनेक्ट कर पाएगा और चीज़ों को समझ पाएगा। लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम्पल देते, बच्चा हो सकता है कनेक्ट ना कर पाए पर उसके आसपास की चीज़ों से, उसके पर्यावरण से, उसके परिवार से, उसके पशु पक्षियों से, या कि स्कूल में उसकी सोसाइटी से रिलेटेड, यदि शहरों की बात है तो सोसाइटी से रिलेटेड, नगर पालिका और या कि नगर पालिका या कि कोई दूसरे कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड यदि आप एग्जाम्पल देंगे तो बच्चा बढ़िया से कनेक्ट कर पाएगा और एजुकेशन बेहतरीन हो पाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा अपने आसपास के पर्यावरण से और अपने आस पड़ोस से डीपली इन्फ्लुएंस्ड होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हमें उसको क्या है कि ध्यान रख के ही अपनी जो क्लासरूम टीचिंग है वो करनी चाहिए। फिर स्पेशल स्कूल ऐसे भी बच्चे होते हैं कि हमें स्पेशल स्कूल की आवश्यकता होती है, जैसे कि जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, मान लीजिए एज ब्लाइंड चाइल्ड हो गया
तो उसको उसके लिए अलग ही स्कूल की ज़रूरत है। और फिजिकली बहुत ज़्यादा फिजिकली डिसेबल बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए स्पेशल स्कूल गवर्नमेंट ने बना रखे होते हैं। ये कि प्राइवेट सेक्टर के कुछ स्कूल होते हैं, तो हो सकता है सामान बच्चों के साथ वो ना पढ़ पाए, तो एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेरेंट्स के साथ सहानुभूति सिंपैथी रखें और उनको उन स्पेशल स्कूल या स्पेशल इंस्टीट्यूट में उनको उनको एडमिशन कराने की, उनको प्रवेश दिलाने दिलाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बच्चा अब पढ़ सके और अपने जीवन को आसान बना सके। क्योंकि बहुत सारे डिसेबिलिटी की वजह से वो तो ऑलरेडी चैलेंजेस फेस कर रहा है, और यदि वो एजुकेशन जैसे इम्पोर्टेंट जीवन के हिस्से से वंचित रह जाएगा, तो हो सकता है उसको ज़्यादा मुश्किल आ जाए। तो ये स्पेशल स्कूल का कॉन्सेप्ट था। अब देखें एनवायरनमेंट में ये भी, यदि हम स्पेशली स्कूल के एनवायरनमेंट की बात करें, तो ये भी प्रभावित करता है कि स्कूल में लाइब्रेरी है कि नहीं, लाइब्रेरी की क्वालिटी क्या है, वहाँ पे बुक लेटेस्ट रखी हैं, लेटेस्ट मैगजीन न्यूज़पेपर आते हैं कि 15 साल पुरानी मैगजीनें रखी हैं, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, लाइब्रेरी नीट एंड क्लीन है कि नहीं, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, गर्मी से बचने के वहाँ पे साधन है कि नहीं। तो ये सब लाइब्रेरी का होना और लाइब्रेरी की क्वालिटी का होना दोनों मैटर करता है। स्कूल या कि घर परिवार में देखें तो स्पोर्ट को किस प्रकार से देखा जाता है, स्पोर्टिंग के लिए इनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, कि उनको इनकरेज नहीं किया जाता, कभी कभी डिमोटिवेट भी कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ ले, अभी ये खेलने क्यों जा रहा है, तो खेलने को समय की बर्बादी मान के देखा जाता है, या कि खेलने को एक फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल के हेल्थ से और बहुत सारी चीज़ें, जो लीडरशिप की क्वालिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्वालिटी, इस प्रकार से देखा जाता है। तो ये स्पोर्ट भी उसी हिसाब से प्रभावित करता है। फिर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने का, उचित व्यायाम करने का, योगा योगा हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, व्यायाम करने के सही ट्रेनर उस एरिया में है कि नहीं, लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं, पेरेंट्स इसके लिए इनकरेज करते हैं कि नहीं। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहीं ना कहीं बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में, सार्वभौमिक विकास में ये प्रभावित करते हैं। स्कूल एडजस्टमेंट स्किल, स्कूल में किस प्रकार से सिखाया जाता है, ये एक चीज है। स्कूल एडजस्टमेंट स्किल, ये किस प्रकार से सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है, कि सामान्य रहना है, कि कोऑपरेट नहीं करना है, लोगों की भावनाओं को समझना है, किसी दुखी दुखी व्यक्ति के साथ क्या है, उसको साथ देना है, उसकी हेल्प करना है, कि नॉर्मल बने रहना है। इस प्रकार के लेसन्स डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज से हमें उनके इमोशन को बेहतरीन ढंग से बैलेंस करने की एबिलिटी जो है, तो डेवलपमेंट एज ए टीचर हमें करना चाहिए। तो ये सब बातें थी। एकेडमिक इम्पोर्टेंस था इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप ऐसे वीडियोस पसंद करते हैं, ये क्लासेस पसंद करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू टेट टेट एजुकेटर, और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस आते रहेंगे। अगेन थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू।